आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रथम भाषा हिंदी कक्षा 9वीं का पाठ 3 अच्छा पड़ोस पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं अरुण जी। लेखक हैं अरुण जी। अब सबसे पहले हम जानते हैं पड़ोस के बारे में कि पड़ोस आखिर है क्या। पड़ोस का अर्थ है घर के बगल वाला घर। अपने घर के बगल वाला घर, अर्थात यदि किसी का घर हमारे घर के बगल है तो वह घर हमारा क्या है? हमारा पड़ोस है। अब प्रश्न यह उठता है कि पड़ोस में लेखक ने क्या कहा? अच्छा पड़ोस। इसका मतलब हुआ कि पड़ोस दो तरह के हैं, एक अच्छा और एक खराब। अब हम जानेंगे कि अच्छा पड़ोस और खराब पड़ोस, बुरा पड़ोस में क्या फर्क है। प्रिय विद्यार्थियों, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस। समुद्र जैसा जो रत्नों की खान, जिसे रत्नेश कहते हैं, जिसे रत्नाकर कहते हैं, उसका भी महत्व रावण का पड़ोसी होने के कारण घट गया। बहुत जरूरी है कि हमारा पड़ोस वह अच्छा हो। अगर बुरा पड़ोस हुआ तो भारत की हालत आप देख ही रहे हैं। एक पड़ोस पाकिस्तान, एक पड़ोस चीन, एक पड़ोस नेपाल, एक पड़ोस श्रीलंका, एक पड़ोस भूटान, एक पड़ोस तिब्बत। आप देख रहे हैं परिणाम कि चारों तरफ से भारत को समस्याओं का सामना अपने पड़ोस की वजह से करना पड़ रहा है। पड़ोस चुनना हमारे बस में नहीं है। अब यही दोनों प्रश्न जो हैं आपको स्वमत में 3 मार्क के लिए इस पाठ से बनते हैं कि अच्छे पड़ोस की विशेषताएं, यह स्वमत आपका बनेगा। स्वाभिव्यक्ति आप कहते हैं, यह 3 मार्क्स का। और यहां पर आप कह सकते हैं पड़ोस का महत्व। ये 2 प्रमुख स्वमत के प्रश्न यहां पर बनते हैं कि अच्छे पड़ोस की विशेषताएं क्या हैं, और दूसरा बनता है कि पड़ोस का महत्व क्या है। विद्यार्थियों, हम इसकी जब शुरुआत करेंगे आप लिखने की, तो वहाँ पे पड़ोस से ही शुरुआत करेंगे आप कि पड़ोस क्या है। आप वहाँ पर बताइए कि हमारे घर के बगल वाले घर को हम पड़ोस कहते हैं और उस घर में रहने वाले को हम पड़ोसी कहते हैं। पड़ोसी का प्रभाव अच्छा या बुरा हमारे जीवन को पूरी तरह प्रभावित करता है। अगर पड़ोसी अच्छा है तो निश्चित है कि उसका हमारे जीवन पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा और हम भी अपने अच्छे गुणों से उसको प्रभावित कर सकेंगे। और अगर पड़ोसी अच्छा नहीं है
तो उसके बुरे प्रभाव भी हम पर पड़ेंगे। जैसे अगर आप चोरों के साथ में खड़े हैं तो आप भी चोर ही समझे जाते हैं। ठीक उसी तरह से बुरे लोग अगर पड़ोस में हैं तो निश्चित है कि आपको उसका खामियाजा, उसका परिणाम, उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। आगे लिखते समय अच्छे यहाँ पे पड़ोस की विशेषताएं में आप बताइए, ये बातें बताइए कि अच्छे पड़ोस की विशेषताएं हैं कि वह मददगार होता है। मददगार कहाँ कहाँ? सुख और दुख में। हमारे जीवन में जब सुख दुख आते हैं, आप जानते हैं कि यह सुख दुख का आना जाना या जीवन में लगा रहता है। कब जीवन में सुख होगा, कब दुख होगा, हम जानते नहीं हैं। लेकिन एक अच्छा पड़ोस जब हो रहता है तो हमें सुख में और सुख मिलता है, और दुख में वह हमारे दुखों को बांटने का, उसको कम करने का काम करता है और हमारे भीतर सुख का संचार करता है। साथ में ही और कैसा होना चाहिए? वह हमारे भीतर अच्छे गुणों का संचार करे, हमारे भीतर अच्छे गुणों का संचार करे। उसका बोलने चालने का ढंग, तौर तरीका, व्यवहार, यह सब हमें प्रभावित करेगा। जैसे कि जरूरत पड़ने पर कोई सामान हमारे पास नहीं है, ऐसे समय में वह हमें सामान दे दे, हमारी मदद कर दे। हमारी कोई तकलीफ है, मुसीबत है, परेशानी है, सुख दुख है, उसमें साथ दे दे। वह हमें प्रेरणा दे कि यार ये समय आया है जो बुरा और चला जाएगा। ऐसा होता अच्छा पड़ोस। और पड़ोस का महत्व, शुरुआत वही कि पड़ोस का अर्थ बताइए, फिर बताइए कि अच्छा पड़ोस क्या होता है, फिर आगे जाकर के आप बताइए कि अगर अच्छा पड़ोस नहीं हुआ तो आपको कितने कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। ध्यान रखिए, भारत भुगत रहा है। एक तरफ चीन अपनी तलवार लेकर खड़ा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी तोप खींचे खड़ा है। ऐसे समय में जब बुरा पड़ोस है तो दिन भर आपसे केवल मांगने का काम होगा कि भाई साहब आपके पास यह है क्या, भाई साहब वो है क्या। और जब आप मांगने जाएंगे तब वो आपको आंखें दिखाएंगे, तब वो कहेंगे कि यार अभी तो लेके आए, अभी मांगने चले आए, कैसे पड़ोसी हो। तब वो लज्जित करेंगे। अपने बुरे कार्यों की वजह से वे आपको हमेशा शर्मिंदा करेंगे। आपके दुख में वो सहायक नहीं होंगे, आपके सुख में वो आपकी बुराई करेंगे। करे ऐसा नहीं है कि इसको यह सुख मिलना चाहिए था। आपके घर में एक बड़ी सी टीवी आ गई तो जलना शुरू कर देंगे कि कब और कैसे हमारे घर में आ जाए। एक बुरा पड़ोसी ऐसा होगा कि वह आपकी बुराइयां चारों तरफ फैलाएगा, आपके घर की छोटी छोटी जो सही गलत बातें हैं समाज में फैलाएगा। जिस समय आप सोने के मूड में होंगे उस समय डीजे बजाएगा। वह हुआ बुरा पड़ोस। इसलिए पड़ोस का बड़ा महत्व है। अगर आप पड़ोस अच्छा नहीं रहा तो आपका जीवन कांटों भरा हो सकता है। हमें अपने व्यवहार से, अपने अच्छे व्यवहार से अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए, मददगार बनना चाहिए, उनके सुख दुख में सम्मिलित होनी चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप अच्छे पड़ोसी हैं। अगर पड़ोसियों को परेशान करते हैं तो आप जानते हैं कि आप कौन हैं। तो आइए, आप सभी का स्वागत है। हम सब पाठ 3 अच्छा पड़ोस लेखक अरुण जी का लिखा यह पाठ किताब में पढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आप सभी का। और हम सब पढ़ने वाले थे अच्छा पड़ोस और लेखक हैं अरुण जी। यहाँ पे अगर पाठ के बारे में जाने गद्य संबंधी तो यह एक हास्य व्यंग्य निबंध है। हास्य व्यंग्य निबंध अगर कहें तो क्या है? हास्य व्यंग्य निबंध अर्थात जिसमें हंसते हुए, मुस्कुराते हुए ताना मारा जाता है और जिसको ताना मारा जाता है वह व्यक्ति हंसने को मजबूर रहता है, लाचार रहता है, फिर भी कुछ कह नहीं पाता।
देखते हैं लेखक क्या लिखते हैं। किसी विषय की तार्किक तार्किक तर्क लॉजिक एक प्रत्यय लगाया है। जब आप तर्क देते हैं किसी चीज के बारे में, एक तरह का बहाना, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी चीज का स्पष्टीकरण देते हैं जो कि तर्क संगत होता है, मतलब तर्क से संबंधित होता है, उचित होता है, उसे तार्किक कहते हैं। बौद्धिक, बुद्धि प्लस इक प्रत्यय है, बुद्धि शब्द है यहाँ पे मूल शब्द। विवेचना करने वाला लेख निबंध होता है, तो यहाँ पे निबंध की परिभाषा दी गई है। हास्य व्यंग निबंध में उपहास का प्राधान्य होता है। उपहास क्या हो गया स्टूडेंट्स? उपहास मतलब किसी का मजाक बनाना। जैसे आप लोग अपनी क्लासरूम में किसी बच्चे का मजाक बनाते रहते हैं, उसी तरह से जब आप किसी का मजाक बनाते हैं, हंसाते हुए, मुस्कुराते हुए, गुदगुदाते हुए, तो उसे आप कहते हैं हास्य व्यंग। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने पड़ोसियों के व्यवहार पर करारा व्यंग किया। अब पड़ोसी तो आपको मैंने पहले ही बताया कि कौन होते हैं। व्यवहार मतलब आचरण, उनके तौर तरीके के ऊपर। करारा अर्थात जोरदार। व्यंग मतलब ताना मारा है कि पड़ोसी किस तरह से सभी को परेशान करते हैं। हर व्यक्ति अपने पड़ोसियों से परेशान रहता है। ऐसा नहीं कि सभी पड़ोसी बुरे ही होते हैं, कुछ एक अच्छे पड़ोसी भी होते हैं। तो आइए हम लोग लेखक के पड़ोसियों के बारे में जानकारी लेते हैं कि लेखक के पड़ोसी आखिर कैसे हैं जिनसे लेखक इतने परेशान हैं। यहाँ पर पाठ को पढ़ाते समय बीच बीच में मैं आप लोगों को जो प्रश्न इस पाठ में बनेंगे उन प्रश्नों को मैं पूछता जाऊंगा, उनके उत्तर भी मैं आपको बताता ही जाऊंगा। आशा है कि आप ध्यान देंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। शब्द संपदा वाले जितने भी व्याकरण हैं या फिर आपके जो दूसरे अन्य व्याकरण हैं उनको भी यहाँ हम करते जाएंगे। मेरे साथ में पाठ में देखिएगा। मेरे सब पड़ोसी कहते हैं कि उनका पड़ोस बहुत अच्छा है। यहाँ पर अब इस एक वाक्य में अगर आप देखें इतने भर में, तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि एक प्रश्न बना कि लेखक के सभी पड़ोसी यह कहते हैं। उत्तर क्या मिला? उनका पड़ोस बहुत अच्छा है। आगे बढ़ें। यह सुन सुनकर मेरे मन में आग लग जाती है। सुन सुनकर शब्द युग्म है। आग लग जाना एक मुहावरा है। आग लग जाना अर्थात गुस्सा आना, क्रोध आना, अत्यधिक क्रोध आना। अब यहाँ पे परीक्षा में आपको दिया रहेगा निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग कीजिए, अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तब वहाँ पे अगर लिखा है मन में आग लग जाना, तो अर्थ लिखना है कि गुस्सा होना। जब मैं पाकिस्तान को भारत में आतंकी भेजते हुए देखता हूँ तब मेरे मन में आग लग जाती है। यहाँ पर जो प्रश्न बनता है आपका 1 मार्क के लिए, लेखक के मन में यह सुनकर के आग लग जाती है। उत्तर क्या होगा कि सभी पड़ोसी कहते हैं कि उनका पड़ोस बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न यहाँ पे बनेगा कि कारण लिखिए। लेखक के मन में आग लग जाती है। उत्तर क्या होगा? उत्तर वही सेम होगा जब लेखक के सब पड़ोसी कहते हैं कि उनका पड़ोस बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। चाहता हूं कि वे आगे से पड़ोस का नाम न लें। चाहना अर्थात इच्छा होना। तो यहाँ पे आपका प्रश्न जो बना यही बना कि लेखक यह चाहते हैं। उत्तर क्या होगा? आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि उनके पड़ोसी आगे से पड़ोस का नाम ना लें। आगे चलें। अगर आपको आता है कि पड़ोस शब्द में आप प्रत्यय जोड़िए, तो पड़ोस शब्द के बाद जो जुड़ेगा वह क्या कहलाएगा? प्रत्यय शब्द। पड़ोस में ई जोड़ दीजिए तो पड़ोसी, यहाँ ई प्रत्यय हो गया। और पड़ोसी का जो विरुद्ध लिंग बदलेंगे अगर, तो क्या होगा? पड़ोसन।
ध्यान रखिएगा, पड़ोस पुल्लिंग शब्द है, पड़ोसी पुल्लिंग शब्द है और पड़ोसन स्त्रीलिंग शब्द है। आगे चले, पर क्या करूं, हर आदमी की कुछ व्यवस्था होती है, मेरी भी है व्यवस्था, लाचारी, मजबूरी। लेखक कहते हैं कि उनके पड़ोसी अक्सर तारीफ उनकी करते रहते हैं कि बगल में रहने वाले अरुण जी बड़े अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे पड़ोसी हैं। वह यह बात तो जब सुनते हैं तो उनके मन में आग लग जाती है और वे चाहते हैं कि कोई भी यह न कहे कि लेखक बहुत अच्छे पड़ोसी हैं। लेकिन क्या करें, मजबूरी है भाई, जो पड़ोस में बसा है और अगर वो तारीफ ही कर रहा है तो सुनना पड़ेगा। तभी कोई न कोई आकर कटे पर नमक छिड़कता रहता है। कटे पर नमक छिड़कना अर्थात दुखी को और दुख देना और अधिक पीड़ा देना, परेशान को और परेशान करना, यह एक मुहावरा है। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे तभी कोई न कोई आकर कटे पर नमक छिड़कता रहता है। अब यहाँ प्रश्न बन रहा है, तुम्हारा पड़ोसी अपने पड़ोस की बहुत तारीफ कर रहा था। तारीफ करना, प्रशंसा करना, भाई क्यों नहीं करेगा तारीफ, बुद्धू और दब्बू पड़ोसी सब चाहते हैं। लीजिए, लेखक यहाँ पे कहते हैं कि सब लोग जब यह बात कहते हैं, तारीफ करते हुए यह बात कहते हैं कि लेखक का पड़ोस बहुत अच्छा है, तब लेखक के जहाँ तन मदन में आग लग जाती है और साथ ही साथ उनके उस जख्म पर, कटे हुए पर, जख्म पर, घाव के ऊपर जैसे किसी ने नमक लगा दिया। आप जानते हैं, नमक लगा दीजिए अगर जख्म के ऊपर तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, इंसान तड़पने लगता है। वही हालत यहाँ पे हो जाती है कि जब कोई कहता है कि लेखक का पड़ोस बहुत अच्छा है तो लेखक को लगता है कि वह जानबूझकर उनके कटे हुए पर, घावों के ऊपर नमक लगा रहा है। लेखक कहते हैं कि लोगों द्वारा मेरी तारीफ करने के पीछे कुछ कारण। इस संसार का प्रत्येक पड़ोसी यह चाहता है कि जो उसके पड़ोस में हो वह बुद्धू हो। सब लोग ऐसे पड़ोसी चाहते हैं कि पड़ोस वाला, हमारा जो पड़ोसी है वह बुद्धू हो, अर्थात मूर्ख हो। हम जो कहें वह मान ले, कभी अपना दिमाग नहीं लगाए। और दब्बू पड़ोसी हो। दब्बू मतलब कि हमसे डरने वाला, हमसे दबने वाला, कभी हमारे सामने जो है तेज आवाज में बात न कर सके। यहाँ प्रश्न बना कि सब ऐसे पड़ोसी चाहते हैं। 2 बॉक्स बना दिया 2 जगह पे, एक में हुआ बुद्धू और दूसरे में दब्बू पड़ोसी। तो यहाँ पर लेखक ने अपनी व्यवस्था, अपनी मजबूरी बताया है कि किस तरह से लोग लेखक का पड़ोस पसंद करते हैं और यह कह के, उनकी तारीफ करके कि लेखक का पड़ोस अच्छा है, यह कह के उनके जले पर, कटे पर नमक छिड़कते हैं। और लेखक यहाँ कहते हैं कि वो थोड़े से बुद्धू हैं और थोड़े से दब्बू हैं, इस कारण से सभी लोग उनको अच्छा पड़ोसी मानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। परसों की बात है। परसों क्या है? दिन के बाद का दिन। परसों की बात है, शर्मा जी का नौकर मेरी खाट वापस कर गया है। तो यहाँ छोटा प्रश्न बना कि घटना इस तारीख की, इस दिन की है। उत्तर क्या है? परसों की। नौकर इनका था, शर्मा जी का। शर्मा जी का नौकर यह वापस करके गया, लेखक की खाट वापस करके गया। शर्मा जी का नौकर लेखक के घर इसलिए आया था, लेखक की खाट वापस करने आया था। यहाँ पे खाट शब्द जो है यह देशज शब्द है, ध्यान रखिएगा। चारपाई शुद्ध शब्द है।
आगे चले। 1 साल 2 मास 4 दिन बाद भी वह इसलिए वापस आई थी क्योंकि उसमें जान नहीं रही थी। जान न होना अर्थात जिंदा न रहना, मतलब कि खाट में जान नहीं थी, मतलब क्या हो गया कि वह उपयोग करने लायक बिल्कुल नहीं थी। लेखक कहते हैं कि वह खाट 2, 4, 10 दिन में या 1-2 महीने में नहीं आई, बल्कि शर्मा जी उस खाट को 1 साल 2 मास मतलब महीने और 4 दिन पहले ले गए थे और इसलिए वापस करने को मजबूर हुए कि जब खूब उपयोग उस खाट का कर लिए तो वह खाट उपयोग करने लायक नहीं रही। तो टूटी खाट का करेंगे क्या? ऐसे में उन्होंने 1 साल 2 मास 4 दिन बाद उस खाट को लेखक को वापस लौटा दिया। प्रश्न कई सारे बन गए कि लेखक की खाट इतने दिन के बाद लेखक को वापस मिली, तो उत्तर होगा 1 साल 2 मास 4 दिन बाद। उत्तर लिखिए में यहाँ पर अगर इतना ही देखें तो आपका 1 मार्क का होगा। आगे अगर जाएंगे तो 2 बॉक्सेस आपको मिल जाएंगे। उत्तर देखते हैं। प्रश्न होगा कि लेखक को खाट वापस मिल गई, कारण लिखिए। उत्तर क्या होगा? क्योंकि उसमें जान नहीं रही थी। आगे चले। बाध उधड़े पड़े थे और अदवान नदारत थी। बाध क्या है? रस्सी जिससे खाट बिना जाता। आप देखे होंगे कुछ इस तरह से करके खाट को बिना जाता है, रस्सियों के माध्यम से बाध कहते हैं। उधड़ना मतलब टूट जाना। अदवान क्या है? खाट में एक सिरा होता है और एक पैर का भाग होता है। पैर की तरफ आप देखे होंगे गांव में तो मोटी मोटी रस्सी लगी होती है, उस मोटी रस्सी को अदवान कहते हैं। गांव में उनचन कहा जाता है। नदारत अर्थात गायब। लेखक कहते हैं वह खाट इसलिए आई, पहली बात कि उसमें जान नहीं थी, दूसरी बात जो खाट वापस आई थी उसका बाल उधड़ा हुआ था, रस्सी टूटी हुई थी। तीसरी बात अदवान नदारत थी, जो पैरों की तरफ उंचन होता है जिससे खाट को टाइट किया जाता है, वह उंचन गायब था। तो यहाँ पर 3 बॉक्स बन गए। बॉक्स यह हो गया कि लेखक को उनकी खाट वापस मिल गई, कारण पहले में उसमें जान नहीं थी, बाद उधड़े पड़े थे, अदवान नदारत थी। ये 3 चीजें हो गई। आगे चले। शर्मा जी ने उसे पिछले साल अपने घर मेहमान आने के उपलक्ष्य में मंगाई थी। मेहमान जिसे आप कहते हैं संबंधी, रिश्तेदार। उपलक्ष्य अर्थात अवसर। यहाँ पे प्रश्न बना कि शर्मा जी द्वारा खाट मंगवाने का कारण, तो उत्तर हुआ कि उनके घर मेहमान आए थे, इस कारण से मंगवाई थी। उस समय पत्नी ने कहा था, पत्नी मतलब लेखक की पत्नी ने, टूटी खाट दे दो। तो यहाँ पर लेखक की पत्नी समझदार दिखाई पड़ रही है। उसको शायद अपने पड़ोसियों के बारे में अंदाजा था कि हमारे पड़ोसी कैसे हो सकते हैं, इसलिए उसने क्या सलाह दी लेखक को कि सही खाट, बढ़िया खाट मत दीजिए, जो खाट टूटी हुई है वह खाट शर्मा जी के नौकर को दे दो। पर मैं लड़ पड़ा था, मेहमान क्या कहेंगे। बिल्कुल, अतिथि देवो भव। मेहमान जो हमारा होता है हमें जान से प्यारा होता है, सबसे अच्छी खाट जानी चाहिए। देखिए, एक अच्छा पड़ोसी इस तरह से होता है, भले हम कष्ट सह लें, दुख में रह जाएं, परेशानी उठा लें, लेकिन अपने पड़ोसी की किसी भी कीमत पर मदद की जानी चाहिए। अब यह बात अलग है कि उस पड़ोसी को यह बात समझनी चाहिए, अच्छे से समझनी चाहिए। तो लेखक यहाँ कहते हैं कि जब शर्मा जी के यहाँ मेहमान आए तो उन्होंने खाट मंगवाई। लेखक की पत्नी ने कहा जो घर की टूटी खाट है वह दे दी जाए, लेकिन लेखक झगड़ा कर लिए कि अगर इस खाट पर मेहमान बैठेंगे, रिश्तेदार बैठेंगे तो क्या कहेंगे। कह रहे इतना बड़ा लेखक है,
कैसा पड़ोसी है देखो तो टूटी खाट रिश्तेदार के लिए दिया। इसलिए लेखक ने उन्हें अपनी सबसे अच्छी खाट दे दी। वह खाट अखबार के विज्ञापनों में इस्तेमाल से पहले का चित्र थी और जो परसों लौट कर आई है वह इस्तेमाल के बाद की प्रतिरूप थी। प्रतिरूप मतलब उसकी छाया, उसके समान। लेखक यहाँ पे क्या कहते हैं कि जैसे जब अखबार निकलता है, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र निकलता है, तो उसमें बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, विज्ञापन होते हैं। तो उन विज्ञापनों को देखकर बड़ा अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, आकर्षण पैदा होता है। करी यहाँ इतने में ये बिक रहा है, वहाँ उतने में वह बिक रहा है, यहाँ पे नए घर बन रहे हैं, यहाँ पे सेल लगी हुई, यहाँ पर नौकरी आई हुई। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं विज्ञापनों में, अखबार के, तो हमें अच्छा लगता है, वह चित्र बड़ा सुंदर लगता है देखने में, पढ़ने में। लेखक कहते हैं जब वे अपनी नई खाट दे रहे थे तब उस समय उनकी खाट नए नए आए हुए सुबह के अखबार में जो विज्ञापन छपे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट छपे होते हैं, उसके जैसी थी। विज्ञापन का समानार्थी क्या है? इश्तिहार, ध्यान रखेंगे। वैसी थी, बड़ी सुंदर खाट थी और जो परसों लौट कर आई है वह इस्तेमाल के बाद की प्रतिरूप थी। लेखक कहते हैं लेकिन अभी 1 साल 2 महीने 4 दिन के बाद जो खाट लौट कर आई है तो उसकी हालत ठीक वैसी ही है खाट की, जैसे कि अखबार का खूब उपयोग कर लिया जाए, हर तरह से उसका इस्तेमाल कर दिया जाए, कहीं पे गंदगी है साफ सफाई कर ली जाए, कोई कांच वगैरह पोंछना है कांच पोंछ लिया जाए। वह सब करने के बाद जब हम पेपर को खोलें तो उसमें जो विज्ञापन होंगे, एडवर्टाइज होंगे, तो बड़े गंदे मैले दिखाई पड़ेंगे। उसी तरह से लेखक की खाट भी टूटी फूटी दिख रही थी। यहाँ प्रश्न आपका बनता है, वापस आई खाट पहले और बाद में? तो पहले अखबार में के विज्ञापन में इस्तेमाल से पहले का चित्र थी और बाद में या लौट कर आई खाट इस्तेमाल के बाद की प्रतिरूप। मैंने दबी जबान, जबान मतलब आवाज, स्वर, जबान उर्दू का शब्द है, से पूछा भी, मतलब जोर से नहीं पूछा, अकड़ के नहीं पूछा लेखक ने, दबे हुए आवाज में पूछा। भाई जो कि नौकर देने आया था उससे भी लेखक नम्रता से बात किए, क्रोध में नहीं किए और जोश में बात नहीं किए और ऊंची आवाज में बात नहीं किए। दबी जबान में नौकर से पूछा, भाई इसकी अदवान की रस्सी कहाँ गई? लेखक को इस बात की फिक्र नहीं है कि उनकी खाट टूट गई है, उनको केवल इतनी चिंता है कि इसकी रस्सी रहती तो उसमें बांध करके हम खाट को टाइट कर देते, उपयोग लायक बन जाती। लेखक द्वारा नौकर से दबी जुबान में पूछा गया प्रश्न, उत्तर क्या होगा? भाई इसकी अदवान की रस्सी कहाँ गई? आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से यह साबित हो रहा है कि लेखक थोड़े से दब्बू पड़ोसी थे। नौकर ने कहा, अब यहाँ पे उत्तर बन रहा कि नौकर द्वारा कही गई खाट के संदर्भ में कही गई, अदवान के बारे में कही गई बात, या नौकर द्वारा दिया गया उत्तर। जवाब, नौकर ने कहा बाबूजी से पूछूंगा। तो नौकर द्वारा दिया गया जवाब, बाबूजी से पूछूंगा। बाबूजी कौन? शर्मा जी। मेरे पड़ोसी भी इतने भले हैं कि उसी समय नौकर से जवाब भिजवा दिया। मतलब आओ देखा न ताओ, कि यह डर ही नहीं किसी के मन में कि लेखक क्या कर सकेंगे। उन्होंने तुरंत ही, जब लेखक नौकर ये जाकर पूछा शर्मा जी से कि अरे अरुण जी पूछ रहे थे कि इसकी अदवान कहाँ गई, तब उसने नौकर से शर्मा जी ने जवाब भिजवा दिया। उनकी कपड़े सुखाने की बिलंग की रस्सी टूट गई थी। बिलंग मतलब डारा, जिस पे आप कपड़े सुखाते हैं उसे बिलंग कहा जाता है। सो मेरी रस्सी ने उनकी बड़ी सहायता की है। 1-2 दिन में वे बाजार से नई रस्सी ले आएंगे, तब मेरी अदवान वापस भेज देंगे।
यहाँ पर लेखक के खाट की जो अदवान है उसका उपयोग क्या हो रहा है। लेखक ने खाट दिया कि मेहमान आए हैं, मेहमान क्या सोचेगा, अपनी बढ़िया खाट दी। और शर्मा जी जो उनके पड़ोसी थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस लेखक की उस बढ़िया खाट की मेहमान जाने के बाद उसकी हालत खराब कर दी, उसकी अदवान निकाल ली। जब लेखक ने पूछा तो नौकर से जवाब भेजा कि शर्मा जी के यहाँ जिस डारे के ऊपर, रस्सी के ऊपर कपड़े सुखाए जाते हैं वह टूट गई है और अदवान, खाट की अदवान वहीं पे लगाई गई है, उसके ऊपर शर्मा जी के कपड़े सूखते हैं। अभी शर्मा जी के अगर अदवान दे दिए तो शर्मा जी के कपड़े कहाँ सूखेंगे, इसलिए उन्होंने वह अदवान वापस नहीं की। कब करेंगे? 2-3 दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद बाजार जाएंगे, मार्केट जाएंगे शर्मा जी, तब वहाँ से नई रस्सी लाएंगे और उसके बाद तब अदवान वापस करेंगे। यहाँ आपका प्रश्न बना, संजाल बना कि शर्मा जी द्वारा अदवान वापस न करने का कारण। तो पहले बॉक्स में शर्मा जी की कपड़े सुखाने की बिलंग की रस्सी टूट गई थी। दूसरा कि शर्मा जी ने अदवान की रस्सी से ही अपना बिलंग की रस्सी बना लिया। आगे 1-2 दिन में बाजार से नई रस्सी लाएंगे, आगे तब लेखक की अदवान वापस भेज देंगे। ऐसे होते हैं पड़ोसी। यहाँ पे आपको फर्क अच्छे और बुरे पड़ोसी में दिख रहा होगा। अच्छा पड़ोसी कौन है, लेखक या शर्मा जी? लेखक, जो अपने पड़ोसियों की भरपूर मदद कर रहे हैं। और शर्मा जी जैसे पड़ोसी, ऐसे पड़ोसी कभी सपने में भी किसी को न मिले तो ही बेहतर है। आगे चलते हैं, लेखक के दूसरे पड़ोसियों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। लेखक के दूसरे पड़ोसी कैसे हैं। बगल के हजेला साहब को अखबार पढ़ने का शौक है। प्रश्न बनता है कि लेखक के पड़ोसी, दूसरे पड़ोसी का नाम हजेला साहब। हजेला साहब को इस बात का शौक है, अखबार पढ़ने का। यहाँ पर शौक का समानार्थी क्या हो सकता है? शौक मतलब चाहत, रुचि, इच्छा। तो यहाँ पर यह कहते हैं मेरे यहाँ स्टेट्समैन और तुम्हारे घर हिंदुस्तान टाइम्स आता है। अब ध्यान रखिएगा, स्टेट्समैन यह जो है समाचार पत्र, अखबार का नाम है। हजेला साहब कहते हैं कि उनके घर में एक अखबार आता है जिसका नाम है स्टेट्समैन। और लेखक के घर में कौन सा समाचार पत्र आता है, कौन सा अखबार? हिंदुस्तान टाइम्स आता है। मैं जानता हूं कि ये अखबार वाली बड़ी बेपर की उड़ाते हैं। बेपर की उड़ाना अर्थात व्यर्थ की बातें करना, जिसमें सच्चाई बिल्कुल ही नहीं होती, उससे क्या कहेंगे? बेपर की उड़ाना। जो कोई बड़बड़ी करता है, बहुत ज़्यादा बनता है, कुछ भी डींग मारता है, उसे कहते हैं बेपर की उड़ाना। बहुत सारे लोग होते हैं, आपके भी संपर्क में होंगे, जो बेपर की उड़ाते हैं, बिना मतलब की बात करते हैं। तो लेखक के पड़ोसी हजेला साहब कहते हैं कि मेरे यहाँ स्टेट्समैन और तुम्हारे घर हिंदुस्तान टाइम्स आता है। मैं जानता हूँ कि ये अखबार वाले बड़ी बेपर की उड़ाते हैं, परंतु दोनों को साथ रखकर, साथ पढ़कर मैं सच को ढूंढ निकालता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या करते क्या है वो हजेला साहब। लेखक के यहाँ का हिंदुस्तान टाइम्स बगल में रखते हैं, उसके बगल में अपने यहाँ का, उनका ऐसा कहना है हजेला साहब का, अपने यहाँ का स्टेट्समैन पेपर रखते हैं। दोनों में से एक ही खबर दोनों में छपी है, दोनों के बारे में क्या सही है क्या गलत है, इसका फर्क निकालते हैं। ऐसा लेखक के पड़ोसी हजेला साहब का कहना है। अब आगे क्या कहते हैं लेखक, उनको क्या सच्चाई पता है? वैसे मैं जानता हूं कि वे भी बेपर की उड़ा रहे हैं, उनके घर कोई अखबार नहीं आता है। मतलब कि खोदा पहाड़ निकला चूहा,
हकीकत यह है कि हजेला साहब को पेपर पढ़ने की रुचि तो है, लेकिन उनके घर कोई पेपर नहीं आता है। वो अपने पड़ोसी लेखक के पेपर से ही अपनी पेपर पढ़ने की रुचि को, अपने शौक को पूरा करते हैं। यह झूठ कहते हैं हजेला साहब कि वह उनके घर स्टेट्समैन आता है और दोनों पेपर को बगल में रख के सच्चाई का पता लगाते हैं। लेखक यह बात जानते हैं कि हजेला साहब झूठ बोलते हैं, उनके घर कोई अखबार नहीं आता। यहाँ पर लेखक ने यह साबित किया फिर से कि सच्चाई जानते हुए भी वे कभी अपने पड़ोसी को कुछ नहीं कहते हैं। समय के पाबंद इतने हैं कि अखबार आने के पूरे 2 मिनट बाद ही उनकी आवाज आती है। मतलब यह कि जैसे ही लेखक के घर में अखबार आया, न्यूज़पेपर आया, वैसे ही उसके 2 मिनट के बाद ही हजेला साहब घंटी बजा देंगे, पहुंच जाएंगे और क्या कहेंगे, क्यों भाई अखबार आ गया क्या? मतलब लेखक उस पेपर को पढ़ नहीं पाए, उस अखबार को, समाचार पत्र को, जिसको पढ़ने के लिए वो अपने घर पे मंगाते हैं, लेखक उसे नहीं पढ़ पाए। पेपर आते ही, अखबार आते ही हजेला साहब 2 मिनट बाद ही पहुंच जाते हैं और तुरंत यह बात कहते हैं कि क्यों भाई अखबार आ गया क्या? यहाँ प्रश्न क्या बना? यहाँ प्रश्न यह बना कि हजेला साहब द्वारा किया गया प्रश्न, तो क्या होगा उत्तर? क्यों भाई अखबार आ गया क्या? अगर चिन्हों की बात करें, विराम चिन्हों की, तो क्यों के पहले आप देखें तो 2 ऐसे लटके हुए दिखेंगे आपको, और क्या के बाद वहाँ पे भी अंतिम में ऐसे लटके हुए हैं। अगर देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको लटके हुए मिलेंगे, बराबर। तो वो क्या है? वो आपके जो हैं दोहरा अवतरण चिन्ह कहलाते हैं। और क्या के बाद जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है उसे इंग्लिश में आप क्वेश्चन मार्क कहते हैं। भई के बाद जो नीचे एक टेढ़ा सा ऐसा लगा हुआ है, कुटी जैसा, वह अल्प विराम चिन्ह है। आगे चलते हैं, नहीं तो आप भी कहेंगे कि सर भी पेपर की उड़ा रहे हैं। अखबार उड़ जाता है। उड़ जाता मतलब हवा में नहीं उड़ता, उड़ जाना मतलब गायब हो जाना। कौन लेके गया? हजेला साहब। अखबार उड़ जाता है और शाम को मेरे दफ्तर से लौटने के बाद ही वह लौटता है। दफ्तर समानार्थी कार्यालय, अर्थात लेखक अपने पढ़ने के लिए जो अखबार मंगाते हैं उसे वह सुबह नहीं, शाम को जब कार्यालय से लौटते हैं तब उसके बाद हजेला साहब के यहाँ से मंगाकर पढ़ते हैं। अखबार किसी और का, पढ़ता कोई और है। तो यहाँ पर लेखक एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते कभी मना नहीं करते हैं कि यार अभी मैंने पढ़ा नहीं। आप जैसे और हमारे जैसे लोग हों तो सीधा मना कर देंगे, कह रहे अरे नहीं नहीं अभी मैं पढ़ लूँ तो उसके बाद दूंगा। लेकिन यहाँ पर एक अच्छा पड़ोसी कभी ये नहीं सोचता है कि मैंने नहीं पढ़ा है, मेरे पड़ोसी को मैं कैसे दे दूँ। वह तुरंत अच्छे पड़ोसी होने के नाते मदद करने को तैयार रहता है। मैं यही सोचकर दिल को मना लेता हूँ कि बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां अखबार अगले दिन पहुंचते हैं और वहां के रहने वालों को एक दिन बासी खबरें पढ़ने को मिलती हैं। तो यहाँ प्रश्न बना कि लेखक अपने दिल को इस तरह मनाते हैं। उत्तर क्या हुआ? बहुत सी जगह ऐसी है जहां अखबार अगले दिन पहुंचते हैं और वहां के रहने वालों को एक दिन बासी खबरें पढ़ने को मिलती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसी भी जगह है। हाँ, ऐसी जगह पर्वतीय स्थान है, दुर्गम स्थान है, घाटियां हैं, जो जंगली क्षेत्र है, वहां पर जहां पे आने जाने का साधन उपलब्ध नहीं है, वहां पे 1-2 दिन के बाद अखबार पहुंचते हैं और पढ़ने वाले वहां पर पढ़ते हैं। बासी का विरुद्धार्थी ताजा। आगे चलें, आपको एक भेद की बात बताता हूँ। यह बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। आपको एक भेद की बात बताता हूँ, कहीं मेरे पड़ोसियों को न बता दीजिए। नहीं, लेखक का निवेदन है कि आप किसी से इस बात का जिक्र नहीं कीजिएगा।
इतना दब्बू है लेखक, उन्हें डर लग रहा है कि आपको अगर बता दिए कि भेद मतलब रहस्य की बात, छिपी हुई बात, तो आप जाके उनके पड़ोसियों को बता देंगे, पड़ोसी नाराज हो सकते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि भेद की बात, रहस्य की बात, गुप्त बात बता रहा हूँ, आप पड़ोसियों को मत बताइएगा। अब देखते हैं लेखक की बात क्या है। मेरी जितनी किताबें हैं सब पर मेरे दोस्तों के नाम लिखे हैं। लेखक ने अपनी किताबों पर इनका नाम लिखा, अपने दोस्तों का। दोस्त का समानार्थी मित्र, दोस्तों एक वचन या बहुवचन? बहुवचन। एक वचन क्या है? दोस्त। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इसका राज यह है कि किताबें खरीद कर मैं लाता हूँ और पढ़ता सारा मोहल्ला है। लेखक ने अपने दोस्तों का नाम अपनी किताबों पे क्यों लिखा है, आगे वो खुलासा कर रहे हैं। राज मतलब रहस्य, भेद की किताबें खरीद कर लेखक लाते हैं और पढ़ने का काम कौन करता है? पूरा मोहल्ला। मतलब लेखक किताब खरीद कर तो लाएंगे, जैसे अखबार आता है और शाम को मिलता है पढ़ने को, वैसे ही लेखक किताब खरीद कर खुद के पढ़ने के लिए लाते हैं, लेकिन पढ़ नहीं पाते, बल्कि मोहल्ले के सभी पढ़ने वाले लोग उस किताब को पढ़ लेते हैं। कई बार सोचा कि यह शौक छोड़ दूं। यहाँ पर लेखक ने कई बार यह विचार किया, उत्तर क्या होगा? यह शौक छोड़ दूं। शौक मतलब रुचि, आदत। तो यहाँ पर हुआ कि कौन सा शौक? किताब पढ़ने का। किंतु जिसकी तलब पड़ गई वह आदत कहाँ छोड़ सकती है? जैसे कई सारे शराबी होते हैं, नशा करने वाले, कितना भी उनको कोई कुछ कहे, लेकिन उनको आदत पड़ गई है, वो समझाने पर भी, कोशिश करने पर भी अपनी उस बुराई को, उस आदत को छोड़ नहीं पाते हैं। वैसे ही लेखक हैं, वे कहते हैं कि वे किताब लाते हैं खरीद कर, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते, बल्कि मोहल्ले के लोग, क्षेत्र के लोग पढ़ लेते हैं। लेखक ने कई बार विचार किया कि यार ये तो बड़ी परेशानी हो गई, क्यों नहीं ये आदत मैं छोड़ दूं, लेकिन आदत कहाँ से छूट सकती है, क्योंकि जब आदत ही है वह छूटने वाली नहीं है। पहले किताबें पड़ोस में मांगी जाती थी, वहीं रमी रह जाती थी। रमी रह जाना अर्थात वही पड़ी रह जाना। इस बेवफाई, बेवफा मतलब जो कि अपनी वफा शब्द है, ध्यान रखिएगा। वफा किसी के प्रति जो है रिश्ता निभाना, वह वफा कहलाता है। उसमें उपसर्ग जोड़ा बे, तो बेवफा बना, तो बे उपसर्ग है, और फिर ई जोड़ा तो वह हुआ बेवफाई। यहाँ बे उपसर्ग ई प्रत्यय है और वफा एक मूल शब्द है। बेवफा मतलब धोखा। इस बेवफाई से बचने के लिए मैंने यह तरकीब लड़ाई है कि किताब खरीदते ही उस पर किसी दूसरे का नाम डाल देता हूँ, जिससे पड़ोसी लोग वापस कर देते हैं, और यदि वापस नहीं भी कर रहे होते हैं तो मैं उन पर जोर डाल सकता हूँ, भाई दूसरे की किताब है, वह मेरी जान खा रहा है। जिस दिन से यह युक्ति मतलब तरकीब भिड़ाई है, 80% पुस्तकें मुझे वापस मिल गई। मतलब लेखक क्या सलाह आपको दे रहे हैं? लेखक यह बता रहे हैं कि वो डायरेक्ट सीधे तौर पे अपने पड़ोसियों से मांग नहीं सकते हैं। अपनी किताबों को पढ़ने के लिए वे उसे मांग नहीं सकते हैं। पहले किताबें आती, वह जाकर पड़ोसियों के घर में, क्षेत्र के लोगों के घर में पढ़ी रह जाती थी। लेकिन लेखक ने यह विचार किया कि यार कुछ किया जाए, क्योंकि किताबों का शौक छूटने वाला नहीं है। तब उन्होंने सभी किताबों पे अपने दोस्तों के नाम लिख दिए, और उसके बाद दोस्तों का नाम लिख देने से वे अपने पड़ोसियों को यह कहते कि यार वह किताब मेरी होती तो तुम रख लेते, अच्छी बात थी, लेकिन वह किताब मेरी नहीं है। किसकी है? मेरे दोस्त की है। और लेखक ने जब से यह तरकीब अपनाई, उनकी 80% उनकी पुस्तकें वापस मिल गई। यहाँ पे शब्द आया है पुस्तकें, तो पुस्तकें ये बहुवचन है, पुस्तक एक वचन है, और पुस्तक का समानार्थी जो है वह है किताब। तो यहाँ तक हम लोग करते हैं, और आशा रहेगी कि आप सबको मेरा यह वीडियो, यह पाठ अच्छा लगेगा।